हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड ज्ञान विद जीवन में। रात 8 बजे प्रैक्टिस सेट सेशन को आगे बढ़ाते हुए आज हम देखेंगे आधुनिक भारत प्रैक्टिस सेट। आधुनिक भारत प्रैक्टिस सेट नंबर 5। इससे पहले हम 4 प्रैक्टिस सेट देख चुके हैं, जिसमें हम 1857 की क्रांति, भारत में यूरोपियों का आगमन, ये सारी चीज़ें देख चुके हैं और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भी देख चुके हैं। आज जो जो टॉपिक हमारे कवर होंगे उनकी लिस्ट मैंने बना रखी है। तो हम देखें बंगाल का विभाजन, स्वदेशी आंदोलन, बहिष्कार आंदोलन, मुस्लिम लीग, कांग्रेस का सूरत विभाजन और लखनऊ पैक्ट हम आज कवर करेंगे। और ये सारा सिलेबस में कहाँ कहाँ दिया गया ये भी देख लेते हैं। ये आधुनिक भारत का हमारा सिलेबस। तो एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ पूरा सिलेबस अपना है। जो हमारे आयोग का सिलेबस है, यूरोपियों का भारत में आगमन, ये कंप्लीट कर चुके हैं हम। 1857 की क्रांति, ये हम कंप्लीट कर चुके हैं। उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ये कंप्लीट कर चुके हैं। अब आते हैं कर्जन के बाद वाला हिस्सा है, जिसमें ये वाला हिस्सा आज हमने कवर करना है। बंगाल का विभाजन, स्वदेशी आंदोलन, जिसके तहत बहिष्कार आंदोलन भी आएगा, मुस्लिम लीग की स्थापना, सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन और मार्ले मिंटू स्वराज, ये सारे टॉपिक आज हम कवर करेंगे। मार्ले मिंटू तो अगले वाले में करेंगे, यहाँ तक सारे टॉपिक हम कवर करने वाले हैं। इसके बाद बचे हुए क्लास में ये वाले टॉपिक हम कवर करेंगे। तो सारी इन्फॉर्मेशन आपको दे दी जाएगी। सुबह 10 बजे हमारी परीक्षा वाणी की क्लास चलती है, वो आपने जरूर देखी होगी। परीक्षा वाणी के टोटल 6 चैप्टर हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। चैप्टर 11 से चैप्टर 16 तक सारे कंप्लीट हो चुके हैं, तो जाकर ज़रूर देखिए वो वीडियो। तो पहले सवाल पे चलते हैं। आधुनिक भारत प्रैक्टिस सेट नंबर 5 में पहला सवाल, निम्न में से नरम दल के नेता कौन हैं? लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, दिनसा वाचा या इनमें से कोई नहीं? निम्न में से नरम दल के नेता बताइए। कांग्रेस का जब विभाजन हुआ था तो वो दो हिस्सों में बटी थी, एक नरम दल जिनको, और दूसरा है गरम दल। निम्न में से नरम दल के नेता बताइए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है दीन सा वाचा। दीन सा वाचा। अब नरम दल के अन्य नेताओं के बारे में अगर आपको मैं बताऊं, नरम दल के भी नेता थे जो ये चाहते थे कि पत्र वत्र लिख के या मीटिंग करके अपनी मांगे मनवाई जाए, जबकि गरम दल के नेता, उनको पता था भैया अंग्रेज हमें बेवकूफ़ बना रहे हैं, हमें लड़कर अपने अधिकारों के लिए आगे बढ़ना होगा। तो नरम दल के अन्य नेता अगर मैं बताऊं तो दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, महादेव गोविंद रानाडे जी, ये सब नरम दल के नेता हैं। इसके अलावा आते हैं गोपाल कृष्ण गोखले जी, उसके बाद मदन मोहन मालवीय जी और व्योमेश चंद्र बनर्जी, WC बनर्जी। कांग्रेस की जब स्थापना हुई थी, चैप्टर पढ़ा चुका हूँ, 28 दिसंबर 1885 को। तो उसके पहले अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी, वे नरम दल के नेता। अब गरम दल के अगर हम नेता देखें तो गरम दल के हमारे नेता थे लाल बाल पाल। लाल बाल पाल। लाल से लाला लाजपत राय, बाल से बाल गंगाधर तिलक, पाल से विपिन चंद्र पाल। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल। तो सारे फैक्ट आप नोट जरूर करें। अगले सवाल पे चलते हैं। बंगाल विभाजन कब लागू हुआ? बंगाल विभाजन कब लागू हुआ? 19 जुलाई, 20 जुलाई, 7 अगस्त और इनमें से कोई नहीं। बंगाल विभाजन कब लागू हुआ? 19 जुलाई, 20 जुलाई, 7 अगस्त या इनमें से कोई नहीं? सभी लोग जवाब देंगे। तो दूसरे सवाल का सही जवाब है इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है अभी देखेंगे। तो इससे पहले मैं आपको बंगाली विभाजन के बारे में कुछ जानकारी दे देता हूँ। तो बंगाली विभाजन क्यों किया गया था? सबसे पहला कारण तो यही है, तो हिंदू मुस्लिम एकता को समाप्त करने के लिए वायसराय कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया था। वायसराय कर्जन ने, और उसने कारण क्या दिया था? उसने ये कहा
कि बंगाल का क्षेत्र बहुत बड़ा है, मैं उसका प्रशासन नहीं देख पा रहा हूँ, इसलिए इसको पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल में बांट रहा हूँ। लेकिन मेन रीज़न था फूट डालो राज करो। तो इसका पूरा घटनाक्रम मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहली डेट आती है 19 जुलाई और इसका सन है 1905, ध्यान रखेंगे। तो इसका ये जो बंगाल विभाजन होने वाला था उसका प्रारूप बनकर तैयार हुआ, यानी ड्राफ्ट बनकर तैयार हुआ 19 जुलाई को। 20 जुलाई 1905 को कर्जन ने घोषणा करी कि अब हम बंगाल विभाजन करने वाले हैं। अब महत्वपूर्ण डेट आती है 7 अगस्त 1905। तो 7 अगस्त 1905 को बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन स्टार्ट हुआ। स्वदेशी आंदोलन और बहिष्कार आंदोलन दोनों स्टार्ट हुए। स्वदेशी आंदोलन के तहत क्या था, विदेशी जितने भी सामान हैं उनका विरोध, उनका बहिष्कार, यानी जितने भी सामान हैं या विदेशी अगर कोई शिक्षा भी होती है तो उसका भी बहिष्कार करना है हमें। तो बंगाल विभाजन के अंतर्गत ही 7 अगस्त 1905 को बहिष्कार आंदोलन प्रारंभ हुआ था। और ये लागू कब हुआ था हमारा बंगाल विभाजन, ये लागू हो गया था 16 अक्टूबर 1905 को। इस दिन को शोक दिवस के रूप में मनाया गया और रविंद्रनाथ टैगोर जी के कहने पर लोगों ने इसको राखी दिवस या रक्षाबंधन दिवस के तौर पे बनाया, ताकि भाईचारा लोगों में बना रहे, ताकि अंग्रेजों को दिखाया जाए हम अलग नहीं हैं। अब जब घोषणा हो गई तो अगर पहले बंगाल का हिस्सा अगर मैं बताऊं तो बंगाल के अंतर्गत क्या क्या आता था पहले, आज का पश्चिम बंगाल, वर्तमान का बांग्लादेश, वर्तमान का उड़ीसा और वर्तमान में जो बिहार राज्य है, ये सब बंगाल के अंतर्गत आता था। तो अब बंगाल के दो हिस्से बना दिए थे कर्जन ने। तो एक था पूर्वी बंगाल, तो पूर्वी बंगाल में आया असम, आज का बांग्लादेश, असम, बांग्लादेश, ढाका, चटगांव, और जो पूर्वी बंगाल बना उसकी राजधानी बनाई गई ढाका। अब दूसरा बना था पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल के अंतर्गत आया वर्तमान का हमारा पश्चिम बंगाल, जहाँ की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं। वर्तमान का हमारा बिहार भी इसी के अंतर्गत आ गया और वर्तमान का उड़ीसा भी हमारे पश्चिम बंगाल के अंतर्गत आ गया। और ये जो बंगाल का पश्चिम वाला हिस्सा था, इसकी जो राजधानी बनी थी, पूर्वी बंगाल की राजधानी बनी थी ढाका और पश्चिमी बंगाल की राजधानी बनी थी कलकत्ता। ये आप लोग ध्यान रखेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है। अगले सवाल पे चलें। और गवर्नर जनरल या वायसराय कौन था, कर्जन। अगला सवाल है, कार्लाइल सर्कुलर कब निकाला गया। कार्लाइल सर्कुलर कब निकाला गया, 20 अक्टूबर 1905, 21 अक्टूबर 1905, 22 अक्टूबर 1905 या इनमें से कोई नहीं। 20 अक्टूबर 1905, 21 अक्टूबर 1905, 22 अक्टूबर 1905 या इनमें से कोई नहीं। तो कार्लाइल सर्कुलर, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है 22 अक्टूबर 1905। अब क्या था, बंगाल विभाजन के तहत लोग क्या कर रहे थे, स्वदेशी अपना रहे थे। तो उस समय पे बंगाल का जो चीफ सेक्रेटरी था उसका नाम था डब्ल्यू कार्लाइल। बंगाल का मुख्य सचिव था डब्ल्यू कार्लाइल। तो उसका उद्देश्य इसका जारी करने का, डब्ल्यू कार्लाइल, ये जो इसने कार्लाइल ये जारी करा था इसने, तो इसका उद्देश्य क्या था, इसका उद्देश्य था सरकारी धन से या सरकार के सहयोग से अगर कोई भी संस्थान चल रहा है, कोई भी सरकारी व्यक्ति अगर स्वदेशी आंदोलन का सपोर्ट करता है तो उसको रोका जाए, तुरंत उसको बर्खास्त किया जाए, उसको बाहर किया जाए, उसको जितनी भी सरकारी मदद की जा रही है उसको रोका जाए। उसी के लिए कार्लाइल सर्कुलर आया था, ये ध्यान देंगे सभी लोग। बंगाल विभाजन के दौरान ही आया था 22 अक्टूबर 1905। अगला सवाल है,
बंगाल नेशनल कॉलेज के प्रथम प्रिंसिपल कौन थे? देखिए, जैसे स्वदेशी की लहर चली थी उसी के तहत हमारा बंगाल नेशनल कॉलेज बना था, तो उसके पहले प्रिंसिपल कौन थे? एस एन सेन, एस एन बनर्जी, अरविंद घोष या इनमें से कोई नहीं? बंगाल नेशनल कॉलेज के पहले प्रिंसिपल कौन थे? एस एन सेन, एस एन बनर्जी, अरविंद घोष या इनमें से कोई नहीं? तो चौथे क्वेश्चन का सही जवाब है अरविंद घोष जी। अब चलते हैं, घटनाक्रम तो आप समझ ही गए होंगे, ये घटनाक्रम है बंगाल विभाजन के दौरान ही। तो ये जो हमारा ये कॉलेज बना था, इसकी स्थापना हुई थी 14 अगस्त 1906 को, जिसके प्रिंसिपल बने थे हमारे अरविंद घोष जी। अब अरविंद घोष जी के बारे में कुछ अगर मैं जानकारी आपको दूं, तो इन्होंने उस टाइम पे सिविल सर्विस की एक पेपर होता था, आजकल जिसको आईएएस कहते हैं, पहले इसको आईसीएस कहते थे। तो आईसीएस की परीक्षा 18 साल में ही पास कर ली थी हमारे अरविंद घोष जी ने, लेकिन बाद में स्वतंत्रता आंदोलन में कूद गए। इन्होंने आईसीएस परीक्षा के दौरान ही घुड़सवारी का एक टेस्ट होता था, तो उसको देने से इनकार कर दिया इन्होंने। अगली चीज, स्वतंत्रता आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए इन्होंने कुछ पत्र शुरू करे थे, उनमें एक पत्र है वंदे मातरम पत्र, ये हमारे अरविंद घोष जी ने स्टार्ट करा। एक इनका अंग्रेजी में पत्र था कर्मयोगी, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान ही। ये किस भाषा में था? अंग्रेजी भाषा में था। अब इनकी कुछ किताबें अगर हम देखें, अरविंद घोष जी की किताबें, अच्छा, अरविंद घोष जी का एक आश्रम भी है, मैं आपको बता देता हूँ, ओरेविल आश्रम। ये ओरेविल आश्रम हमारे पांडिचेरी में स्थित है। ओरेविल आश्रम के संस्थापक हमारे अरविंद घोष जी हैं, जो पांडिचेरी में स्थित है, पौंडीचेरी भी कहते हैं जिसको। अब इनकी कुछ किताबें देख लेते हैं। तो इनकी किताब है एसेज ऑन गीता, ये पहली किताब है इनकी। अगली किताब है इनकी सावित्री, हमारे अरविंद घोष जी की दूसरी किताब है सावित्री। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट किताब है इनकी, इनकी आत्मकथा, ऑटोबायोग्राफी। इनकी आत्मकथा, अरविंद घोष जी की आत्मकथा का नाम है लाइफ डिवाइन। सभी लोग नोट्स जरूर बनाएं और पूछे गए प्रश्नों के आंसर भी जरूर दें। अगले सवाल पे चलते हैं, पांचवें सवाल पे, बंगाल विभाजन कब रद्द हुआ? बंगाल विभाजन कब रद्द हुआ? 10 दिसंबर 1911, 11 दिसंबर 1911, 12 दिसंबर 1911 या इनमें से कोई नहीं? 10 दिसंबर, 11 दिसंबर, 12 दिसंबर या इनमें से कोई नहीं? और सारे सन है 1911। 1911 बंगाल विभाजन कब रद्द हुआ? इसकी भी कंप्लीट जानकारी आपको दी जाएगी, पहले आंसर दीजिए सभी लोग। बंगाल विभाजन कब रद्द हुआ? तो इस क्वेश्चन का जो हमारा पांचवा सवाल है, बंगाल विभाजन कब रद्द हुआ, इसकी सही जवाब है 12 दिसंबर 1911। सभी लोग जवाब देते रहे, बिल्कुल सही जवाब। तो पांचवा क्वेश्चन, बंगाल विभाजन कब रद्द हुआ? 12 दिसंबर 1911। अब इसके बारे में वही हमारे बेसिक फैक्ट, इस समय बंगाल विभाजन जब रद्द हुआ तो इस समय वायसराय कौन था? तो इस समय वायसराय था हार्डिंग द्वितीय। अब ये खत्म कैसे हुआ, इसके बारे में थोड़ी जानकारी मैं आपको दे देता हूं। 6 मई 1910 को ब्रिटेन का सम्राट बना जॉर्ज पंचम, तो उसी के लिए हमारे देश में दिल्ली दरबार आयोजित किया गया, उसी के स्वागत के लिए, क्योंकि ब्रिटेन का ही राज हुआ ना हमारे देश में, तो दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया जॉर्ज पंचम को खुश करने के लिए 1911 में। तो इसी दिल्ली दरबार के दौरान हार्डिंग द्वितीय ने हमारे जॉर्ज पंचम का एक पत्र पढ़ा, जिसके तहत बंगाल विभाजन रद्द किया गया। कब रद्द किया गया? 12 दिसंबर 1911 को। अगर पूछें बंगाल विभाजन रद्द करने के लिए किसने सिफारिश की थी, तो ये सिफारिश की थी
अरुणडेल समिति ने, एक समिति बनी थी जिसका मुखिया था अरुणडेल। तो जिसके नाम, जो समिति का अध्यक्ष होता है उसी के नाम पर समिति का नाम रखा जाता है। तो बंगाल विभाजन रद्द करने वाली समिति है अरुणडेल समिति। अरुणडेल समिति। वायसराय कौन था? वायसराय था हार्डिंग द्वितीय। ये दिल्ली दरबार के दौरान एक बहुत ही महत्वपूर्ण घोषणा हुई 1911 के दिल्ली दरबार के दौरान। यहाँ पर घोषणा करी जो हमारी राजधानी कलकत्ता है, भारत की राजधानी, अब वो कलकत्ता न होकर क्या होगी? दिल्ली होगी। और ये राजधानी हमारी दिल्ली लाई गई 1912 में। दिल्ली दरबार में 1911 में ही घोषणा करी गई कि भारत की राजधानी अब कलकत्ता के स्थान पर दिल्ली होगी। और दिल्ली कब लाई गई राजधानी? 1912 में। ध्यान रखेंगे सभी लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगले सवाल पे चलते हैं। मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष बताइए। मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष आगा खान, मोहम्मद अली जिन्ना, आदमजी पीर भाई, या इनमें से कोई नहीं? आदमजी पीर भाई या इनमें से कोई नहीं? सभी लोग जवाब देते रहेंगे। मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष बताइए। आगा खान, मोहम्मद अली जिन्ना, आदमजी पीर भाई या इनमें से कोई नहीं? तो छठे क्वेश्चन का सही जवाब है आदमजी पीर भाई। आदमजी पीर भाई। अब कुछ जानकारी मैं आपको मुस्लिम लीग के बारे में दे देता हूँ। अब कर्जन की नीति तो आपने देख ही ली, फूट डालिए। तो कर्जन ने ही क्या है, जो मुस्लिम शासक थे उस टाइम पे बंगाल की साइड पे, तो उनको भड़काया उसने। उन्होंने कहा तुम्हारे पूर्वज तो इस देश पर राज करे हुए हैं, मुसलमान पूर्वज, अब ये हिंदू तुम पर राज कर रहे हैं, तुम ऐसा क्यों नहीं करते, अपनी पार्टी बनाते? तो उसी के बहकावे में आकर मुस्लिम लीग की स्थापना की गई। तो मुस्लिम लीग की स्थापना हुई 30 दिसंबर 1906 को। 30 दिसंबर 1906 को, ध्यान रखेंगे। मुस्लिम लीग का फर्स्ट अधिवेशन कब हुआ अगर पूछेंगे तो मुस्लिम लीग का पहला अधिवेशन कराची में हुआ। स्थापना 1906 में, पहला अधिवेशन 1907 में। इसका अध्यक्ष कौन? आदमजी पीर भाई। आदमजी पीर भाई। अगर पूछे मुस्लिम लीग का दूसरा अधिवेशन ये कहाँ हुआ, तो मुस्लिम लीग का दूसरा अधिवेशन अमृतसर में हुआ, जिसका अध्यक्ष था सैयद अली इमाम। सैयद अली इमाम। सैयद अली इमाम। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट, भूलना नहीं बिल्कुल, नोट बनाते रहें। अगले सवाल पे चलते हैं, 7वें सवाल पे। कांग्रेस व मुस्लिम लीग का संयुक्त अधिवेशन पहली बार कहाँ आयोजित हुआ? लाहौर, कराची, मुंबई या इनमें से कोई नहीं? लाहौर, कराची, मुंबई या इनमें से कोई नहीं? कांग्रेस व मुस्लिम लीग का संयुक्त अधिवेशन कहां पर हुआ? लाहौर, कराची, मुंबई या इनमें से कोई नहीं? सही जवाब देते रहें। तो 7वें सवाल का सही जवाब है मुंबई। अब ये क्यों हुआ, क्या था इसका कारण, पूरा बताते हैं। तो ये अधिवेशन हुआ था 1915 में। अब इसका कारण देख लेते हैं, एक बार कारण बता देता हूँ आपको मैं। तो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था 1914 से 18 के बीच में। तो यूरोप के जितने भी सैनिक थे या यूरोपियों ने तुर्की पर आक्रमण कर दिया है। अब तुर्की में क्या था ऐसा? तो तुर्की, देखिए, मुस्लिम धर्म का एक प्रमुख व्यक्ति होता है या उनका धर्मगुरु कहें, वो खलीफा होता है। तो उस टाइम पे उनका खलीफा तुर्की में रहते थे। तो इससे उनकी धार्मिक भावनाएं आहत हो गई मुस्लिमों की। तो इस वजह से हमारे मुस्लिम लीग वाले भी नाराज हो गए अंग्रेजों से या यूरोपियों से। तो उन्होंने सोचा अब हमारा मेन मकसद है अंग्रेजों को हराना है, हमने अंग्रेजों को खदेड़ना है पहले। तो इसी वजह से मुस्लिम लीग को किससे हाथ मिलाना पड़ा? कांग्रेस से हाथ मिलाना पड़ा। किसके खिलाफ? अंग्रेजों के खिलाफ। तो इसी वजह से पहली बार 1915 में मुस्लिम लीग
और इंडियन नेशनल कांग्रेस का संयुक्त अधिवेशन हुआ। कहाँ हुआ? मुंबई में हुआ। ये मुस्लिम लीग का 8वां अधिवेशन था। 1815 का, माफ करें, 1915 का जो अधिवेशन है ये मुस्लिम लीग का 8वां अधिवेशन था। मुस्लिम लीग का 8वां अधिवेशन था। अगर पूछे कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन था, तो ये कांग्रेस का 30वां अधिवेशन था। 30वां अधिवेशन था। अब अगर इसमें पूछ दें मुस्लिम लीग की अध्यक्षता किसने करी थी, जो अधिवेशन हुआ था तो उसकी अध्यक्षता करी थी, अध्यक्ष कौन था इसका? मजहर उल हक। और अगर यहीं पर पूछ दें जो 1915 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग का 7वां अधिवेशन हुआ उसमें कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था, तो उसमें कांग्रेस के अध्यक्ष, ये आप लोग बताएंगे, ये आप लोग के लिए छोड़ देते हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं, आप बताइए। सारी चीज़ें मैं क्या बताऊं, ज़्यादा फेमस नहीं है, इतना देख लीजिए आप लोग। अगले व्यक्ति हैं, अगला सवाल है हमारा, 8वें सवाल पे चलते हैं। अगर किसी को अभी आंसर पता है तो वो लिख सकता है। 8वां सवाल है, लखनऊ पैक्ट के समय मुस्लिम लीग का अध्यक्ष बताइए। सलीमुल्लाह खान, सैयद अली इमाम, मोहम्मद अली जिन्ना, या इनमें से कोई नहीं। सलीमुल्लाह खान, सैयद अली इमाम, मोहम्मद अली जिन्ना, या इनमें से कोई नहीं। लखनऊ पैक्ट, पैक्ट माने समझौता, समझौता। तो सभी लोग जवाब देंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है ये, हमारी कांग्रेस के लिए भी इंपॉर्टेंट है और मुस्लिम लीग का तो इंपॉर्टेंट है ही। तो 8वें सवाल का सही जवाब है लखनऊ पैक्ट के समय मुस्लिम लीग का अध्यक्ष मोहम्मद अली जिन्ना। तो लखनऊ पैक्ट कब हुआ? तो लखनऊ पैक्ट 1916 में हुआ। किस किसके मध्य हुआ? मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस के मध्य हुआ। मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मध्य हुआ। और यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण घटनाक्रम हुआ, अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर जो कांग्रेस का विभाजन हुआ था नरम दल और गरम दल में, तो वो भी एक हो गए थे। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या क्या हुई? मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस के बीच समझौता हुआ। अगला, मुस्लिम, ये जो हमारी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नरम दल और गरम दल में बटी थी वो भी एक हो गई थी। और इसी अधिवेशन में मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको बता देते हैं, हमारे लोकमान्य तिलक जी ने एक बहुत विश्व प्रसिद्ध कथन कहा, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। अब कुछ और जानकारी दें तो 1916 में जो एक कांग्रेस का अधिवेशन हुआ है 1916 में, इसके अध्यक्ष थे लखनऊ पैक्ट के समय 1916 में अंबिका चरण मजूमदार। अंबिका चरण मजूमदार, अंबिका चरण मजूमदार, मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट। और 1916 में हमारे तिलक जी ने होम रूल आंदोलन की भी शुरुआत करी थी, ये भी ध्यान रखेंगे आप लोग। होम रूल आंदोलन 1916 में एक तो हमारे तिलक जी का है और एक एनी बेसेंट जी का है। एनी बेसेंट जी का ऑल इंडिया होम रूल लीग है और हमारे तिलक जी का होम रूल लीग है। अगले सवाल पे चलते हैं, 9वें सवाल पे। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट, इसी से हमें सूरत विभाजन के बारे में जानकारी प्राप्त होगी। कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1906 के अध्यक्ष बताइए। लाला लाजपत राय, तिलक जी, लोकमान्य तिलक जी, दादा भाई नौरोजी, या इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1906 के समय अध्यक्ष कौन थे? तो 9वें सवाल का सही जवाब है 1906 में कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था ये 22वां अधिवेशन था और इसके अध्यक्ष थे हमारे दादा भाई नौरोजी जी। दादा भाई नौरोजी जी। अब इनके अध्यक्ष बनने के पहले की कहानी में बता दूं, नरम दल गरम दल हमने देखा था। नरम दल गरम दल बनने की शुरुआत यहीं से स्टार्ट हो गई थी। तो हुआ क्या था, हमारे जो एक ही हमारे तिलक जी हैं, एक हमारे लाला लाजपत राय जी हैं और एक हमारे बिपिन चंद्र पाल जी हैं। तो तिलक जी चाहते थे 1906 के अध्यक्ष बने हमारे लाला लाजपत राय,
और बिपिन चंद्र पाल चाहते थे हमारे तिलक जी बने। तो इनकी आपसी फूट का फायदा उठाया हमारे नरम दल वालों ने। उन्होंने एक सबसे बुजुर्ग व्यक्ति को, हमारे दादा भाई नौरोजी जी को पकड़ा और अध्यक्ष बना दिया उनको, क्योंकि उनको पता था ये सबसे सीनियर व्यक्ति हैं और इनके सामने कोई अवरोध पैदा भी नहीं करेगा। और ये अधिवेशन इसलिए भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे, इसी अधिवेशन में स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ और स्वदेशी आंदोलन का प्रस्ताव भी पारित हुआ। स्वदेशी आंदोलन को भी मान्यता दी गई और जो बहिष्कार आंदोलन आया था हमारा, उसको भी मान्यता दी गई इसी के तहत। और राष्ट्रीय शिक्षा का प्रस्ताव भी यहीं पर पारित हुआ था 1906 में ही। तो क्या क्या हुआ 1906 के अधिवेशन में, कितना इंपॉर्टेंट है। कांग्रेस का 22वां अधिवेशन कलकत्ता में हुआ 1906 में, जिसके अध्यक्ष हमारे दादा भाई नौरोजी बने। स्वराज का प्रस्ताव पारित, स्वदेशी आंदोलन को मान्यता दी गई, बहिष्कार आंदोलन को मान्यता दी गई और राष्ट्रीय शिक्षा पर जोर दिया गया बहिष्कार आंदोलन के ही तहत। और स्वराज प्रस्ताव तो पारित हुआ। तो अभी आगे वो वाला सवाल भी देखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल पड़ेगा अभी आगे। एक और सवाल बताना चाह रहा था मैं, चलो अगले सवाल पे देख लेंगे। अब देखिए, अब होगी सूरत विभाजन की पृष्ठभूमि तैयार, 1906 के अधिवेशन के बाद ही। तो 10वां सवाल है, कांग्रेस के सूरत विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था। कांग्रेस के सूरत विभाजन के समय, जिसके तहत नरम दल और गरम दल बने थे, करजन, ऑप्शन है करजन, हार्डिंग प्रथम फर्स्ट, मिंटो द्वितीय, या इनमें से कोई नहीं। तो नरम दल और गरम दल के बारे में जो व्यक्ति थे वो मैं पहले बता चुका हूँ, सभी लोग जवाब देते रहेंगे। नरम दल के नेता हमने देखे थे, दीन शाह वाचा, दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, महादेव गोविंद रानाडे, गोपाल कृष्ण गोखले, मदन मोहन मालवीय जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी, ये सब नरम दल के नेता हैं। और गरम दल के नेता कौन थे, शुरुआत में बताया मैंने, लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल। तो नरम दल और गरम दल में फूट यहीं पर स्टार्ट हुई थी। तो कांग्रेस के सूरत विभाजन, सभी जवाब देते रहेंगे, कांग्रेस के सूरत विभाजन के समय भारत का वायसराय था मिंटो द्वितीय, मिंटो द्वितीय। तो बढ़ते हैं आगे। कांग्रेस का सूरत विभाजन हुआ 1907 में। ये कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन था, 23वां अधिवेशन था। फूट पड़ते ही क्या हुआ था, एक नरम दल बना था, एक गरम दल बना था। ठीक हो गया। इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने करी थी अगर पूछेंगे, तो 1907 के कांग्रेस के 23वें अधिवेशन की अध्यक्षता करी थी रास बिहारी घोष जी ने। क्योंकि यहाँ पर फूट तो पड़ी गई थी, लड़ाई झगड़ा हो ही गया था, तो इस अधिवेशन को रद्द कर दिया गया। कांग्रेस के सूरत विभाजन 1907 में अधिवेशन को रद्द कर दिया गया था और उसमें वायसराय कौन था, मिंटो द्वितीय। तो ये जो 23वां अधिवेशन था, ये दोबारा आयोजित हुआ 1908 में। कहाँ आयोजित हुआ, ये आयोजित हुआ हमारे मद्रास में। ये वही मद्रास है जिसको आजकल हम चेन्नई कहते हैं। और इस अधिवेशन के अध्यक्ष भी कौन बने, हमारे रास बिहारी घोष जी। ज़्यादा डिटेल में कांग्रेस वाले वीडियो में बता चुका हूँ, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस वाला वीडियो ज़रूर देखिए आप लोग। और इसी अधिवेशन में, ये जो 23वां अधिवेशन हुआ था 1908 में, दोबारा कांग्रेस का संविधान भी लागू हुआ। कांग्रेस ने अपना डिसिप्लिनरी कुछ संविधान जैसा बना दिया, तो वो भी इसी में लागू हो गया था। तो ध्यान रखेंगे सभी लोग, 1907 का जो 23वां अधिवेशन था वो दोबारा आयोजित हुआ 1908 में। अध्यक्ष वही थे लेकिन जगह बदल गई थी। अगले सवाल पे चलते हैं, 11वां सवाल, स्वदेशी आंदोलन का शीर्षक गीत बताइए। स्वदेशी आंदोलन का शीर्षक गीत बताइए। स्वदेशी आंदोलन का शीर्षक गीत बताइए। जनगण मन, आमार सोनार बांग्ला, वंदे मातरम, या इनमें से कोई नहीं। स्वदेशी आंदोलन 7 अगस्त 1905, बंगाल विभाजन के दौरान ही तो हुआ था ये। तो इसका शीर्षक गीत बताइए, जनगण मन, आमार सोनार बांग्ला, वंदे मातरम, या इनमें से कोई नहीं। तो 11वें क्वेश्चन का सही जवाब है, स्वदेशी आंदोलन का शीर्षक गीत है हमारा वंदे मातरम।
अब वंदे मातरम के बारे में कुछ जानकारी दे देते हैं आपको। वंदे मातरम के राइटर कौन? बंकिम चंद्र चटर्जी। ये इनकी आनंद मठ पुस्तक से लिया गया है। आनंद मठ पुस्तक से लिया गया है। कांग्रेस में हमने पढ़ा था, कांग्रेस का जो 1896 का कलकत्ता अधिवेशन था, इस अधिवेशन में वंदे मातरम पहली बार गाया गया। और इस 1896 वाले अधिवेशन की अध्यक्षता करी थी हमारे रहीम तुल्ला सयानी जी ने। रहीम तुल्ला सयानी जी ने। आप लोगों के लिए एक सवाल है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार ये जनगण मन गाया गया था? ये जनगण मन, जिसके रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं। अच्छा, आमार सोनार बांग्ला के बारे में अगर बताऊं तो इसके राइटर भी हमारे रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं, जो इन्होंने बंगाल विभाजन के दौरान ही लिखा था। और वर्तमान में ये आमार सोनार बांग्ला बांग्लादेश का राष्ट्रगीत है। राष्ट्रगीत, नेशनल सॉन्ग, ध्यान रखेंगे सभी लोग। अगले सवाल पे चलते हैं, 12वें सवाल पे। यहाँ पर बहुत सारे एक्स्ट्रा फैक्ट में कवर कराने वाला हूँ, सभी लोग बने रहेंगे। स्वराज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ था 1906 में, ये तो मैंने बता दिया। जो कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था जिसके अध्यक्ष थे हमारे दादा भाई नौरोजी। तो स्वराज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? बाल गंगाधर तिलक जी, गांधी जी, दयानंद सरस्वती जी, या इनमें से कोई नहीं? सभी लोग जवाब देते रहेंगे। तिलक जी, गांधी जी, दयानंद सरस्वती जी, या इनमें से कोई नहीं? 12वें सवाल का सभी लोग जवाब देते रहेंगे। तो 12वें सवाल का सही जवाब है, स्वराज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग करा हमारे दयानंद सरस्वती जी ने। और तिलक जी का कथन था, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। अब दयानंद सरस्वती जी के बारे में कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट बताता हूँ, और तिलक जी के बारे में भी आपको बताएंगे। दयानंद सरस्वती का अगर वास्तविक नाम पूछेंगे तो इनका वास्तविक नाम है मूल शंकर। इनकी एक प्रसिद्ध किताब है सत्यार्थ प्रकाश। मोस्ट इंपॉर्टेंट, हिंदू धर्म के बारे में अगर आपको वास्तविक रूप में कुछ सीखना है तो इस पुस्तक को जरूर पढ़िए आप लोग। अगला, इन्होंने जो हमारे 4 वेद हैं उनमें से जो ऋग्वेद है उसका हिंदी में अनुवाद किया है। और इन्हीं का, वेदों के लिए इनका एक बहुत ही फेमस कथन है, और वो कथन है, वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो। यह कथन किनका है? यह हमारे दयानंद सरस्वती जी का है। इन्होंने आर्य समाज की स्थापना करी थी। आर्य समाज में जितने भी आडंबर फैले हुए हैं, कर्मकांड फैले हुए हैं, उन्हीं का विरोध करने के लिए आर्य समाज की स्थापना 10 अप्रैल 1875 को मुंबई में हमारे दयानंद सरस्वती जी ने करी। तो आर्य समाज की क्या मान्यता है? कर्मकांड को मना, कर्मकांड को नहीं पूछते, ये मूर्ति पूजा के खिलाफ हैं, बहुदेववाद, जो बहुत सारे देवता हैं उसके भी खिलाफ हैं, ये तंत्र मंत्र इनके खिलाफ हैं, और जो अवतार वाली मान्यता है इसके भी खिलाफ है ये आर्य समाज। तो सभी लोग ध्यान देंगे। तो एक ऑप्शन हमने 12वें सवाल में और देखा है। तो स्वराज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग करा हमारे दयानंद सरस्वती जी ने। अब कुछ जानकारी मैं तिलक जी के बारे में भी देना चाह रहा हूँ। तो तिलक जी के बारे में भी बहुत ध्यान से आप लोग सुनेंगे। बाल गंगाधर तिलक जी, इनकी उपाधि क्या है? लोकमान्य। क्या है? लोकमान्य। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान इनके बहुत ही फेमस 2 पत्र थे, केसरी और मराठा। केसरी किस भाषा में है? केसरी मराठी भाषा में। और मराठा किस भाषा में है? मराठा है
इंग्लिश भाषा में। इन्होंने शिवाजी उत्सव और गणेश उत्सव को हिंदू धर्म को एकत्रित करने के लिए, जागृत करने के लिए इन्होंने शिवाजी उत्सव और गणेश उत्सव की शुरुआत करी। शिवाजी उत्सव इन्होंने 1895 में शुरू करा और गणेश उत्सव 1893 में स्टार्ट करा। और 1916 के लखनऊ पैक्ट के दौरान इनका प्रसिद्ध कथन मैं आपको बता चुका हूं, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। अब इनकी कुछ बुक हम अगर देखें तो इनकी सबसे प्रसिद्ध किताब है गीता रहस्य। हमारे तिलक जी की प्रसिद्ध किताब है गीता रहस्य। अगली किताब है इनकी प्रसिद्ध किताब है आर्कटिक होम ऑफ द आर्यन। आर्कटिक होम ऑफ द आर्यन। और 1916 में इन्होंने, अभी थोड़ी देर पहले मैं बता चुका हूं, पूना में होम रूल लीग की स्थापना करी है। होम मतलब स्व, रूल मतलब शासन, घर का शासन या स्वशासन। इसकी शुरुआत करी हमारे बाल गंगाधर तिलक जी ने। ये टेस्ट पेपर हमारा समाप्त होता है। एक बार फटाफट मैं आपको सारे प्रश्नों के आंसर बता देता हूं। तो पहला सवाल है, निम्न में से नरम दल के नेता बताइए। दीनसा वाचा। बंगाल विभाजन कब रद्द हुआ, इनमें से क्यों कब लागू हुआ? तो ये लागू हुआ 16 अक्टूबर 1905। ऑप्शन के हिसाब से नन ऑफ दीज। कार्लाइल सर्कुलर बंगाल विभाजन के खिलाफ ही डब्ल्यू कार्लाइल ने इसको जारी किया था 22 अक्टूबर 1905। बंगाल नेशनल कॉलेज स्वदेशी आंदोलन के तहत इसकी शुरुआत हुई थी। 14 अगस्त 1906 को ये शुरू हुआ था। तो इसके प्रथम प्रिंसिपल थे हमारे अरविंद घोष जी, जिनकी आत्मकथा डिवाइन लाइफ। अगला सवाल है, बंगाल विभाजन कब रद्द हुआ? हार्डिंग द्वितीय के समय पे। लागू हुआ था कर्जन के समय पे और समाप्त हुआ हार्डिंग द्वितीय के समय पे 12 दिसंबर 1911। दिल्ली दरबार लगा था, याद होगा आपको, जहाँ पर हमारी राजधानी परिवर्तन भी हुआ था। अगला सवाल है, मुस्लिम लीग का पहला अध्यक्ष आदमजी पीर भाई, इनका पहला अधिवेशन 1907 में हुआ। अगले सवाल पे चलते हैं। कांग्रेस और मुस्लिम लीग का संयुक्त अधिवेशन पहली बार 1915 में मुंबई में हुआ। अगला सवाल, लखनऊ पैक्ट 1916 के समय मुस्लिम लीग का अध्यक्ष मोहम्मद अली जिन्ना। कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1906 के अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी। इसी के बाद सूरत विभाजन भी हुआ था। कांग्रेस के सूरत विभाजन 1907 के समय भारत का वायसराय मिंटो द्वितीय। स्वदेशी आंदोलन का शीर्षक गीत वंदे मातरम। स्वराज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया हमारे दयानंद सरस्वती ने। उम्मीद है आपको ये सेशन पसंद आया है। पसंद आया तो इसको लाइक शेयर जरूर करें। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कल हम रात 8 बजे देखेंगे उत्तराखंड प्रैक्टिस सेट और सुबह 10 बजे देखेंगे उत्तराखंड का अगला चैप्टर कल्याणकारी योजनाएं। अगर आपने उत्तराखंड के पुराने पेपर, पुरानी जो परीक्षा वाणी की क्लास चल रही वो नहीं देखी है, आधुनिक भारत के प्रैक्टिस सेट नहीं देखे, तो ज़रूर देखिए। कब देखेंगे? जब एग्ज़ाम हो जाएंगे उसके बाद थोड़ी देखेंगे। अगर 1-2 महीने में अगर पेपर होते हैं तो बहुत बढ़िया तैयारी हो जाने वाली है। आपने घर पर खुद भी पढ़ें, 2-4 घंटे खुद भी पढ़ना है, फिर उसको रिवाइज भी करना है। और लगभग दिन भर में 1 घंटे की क्लास हमारी भी होती है, दोनों क्लास में लगी, उनको भी देखिए, बढ़िया से नोट्स बनाइए। और PDF आपको मिलेगी हमारे टेलीग्राम से। संडे तक की सारी PDF आ चुकी हैं। तो कल मिलते हैं। धन्यवाद।